दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। पहले तो खुद को बदल तब ये जमाना बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेस शेखावाटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंग्रेजी विशेषज्ञ एचआर सर। आइए इसी ताने बाने को बदलने के लिए मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं बीएसटीसी 2024, जिसे प्री डीएलएड 2024 के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी 2024 की तैयारी कैसे करनी है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने 440 अंक कैसे प्राप्त किए थे और इस परीक्षा के लिए मार्केट में कई प्रकार की बुक उपलब्ध है। उन बुक में से साथियों मैं आपको बताने वाला हूं हमारी बेस्ट बुक कौन सी है, जो कि हमारे नवीनतम तथ्यों को शामिल करे। कैसे नवीनतम तथ्य कि पहले राजस्थान हमारा 33 जिलों का हुआ करता था, अब वर्तमान में 50 जिले हो गए हैं। और पहले हमारे राजस्थान में 7 संभाग हुआ करते थे और वर्तमान में हमारे 10 संभाग हो गए हैं, यानी 50 जिलों का राजस्थान और 10 संभागों का राजस्थान हमारा बन गया है। तो ये नवीनतम तथ्य कौन सी बुक में शामिल है, इसको लेकर के मैं बेस्ट बुक बताने वाला हूं। इस परीक्षा के लिए हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। मैं कहता हूं आप टाइम टेबल मत बनाइए, आप टारगेट टेबल बनाइए। क्या होता है टारगेट टेबल, इन तमाम बातों को लेकर के मैं इत्मीनान से चर्चा करने वाला हूं। बस आपका काम होना चाहिए साथियों कि हमें पूर्ण मनोयोग के साथ में वीडियो देखना है। और इन्हीं बातों के संग मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं कि बिना कोचिंग के साथ में सिलेक्शन लिया जा सकता है क्या। बिल्कुल बिना कोचिंग के साथ में अच्छे नंबरों के साथ में सिलेक्शन लिया जा सकता है। और मैं चाहता हूं अब की बार बीएसटीसी 2024 में से आप में से कोई टॉप करे। और टॉप करना कोई बड़ी वाली बात नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आपने दिल दिमाग में ये सोच लिया कि मुझे इस परीक्षा को क्रैक करना है, तो आने वाली इस बीएसटीसी 2024 में अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ में आप सिलेक्शन ले सकते हो और आपकी मेरिट क्रमांक बहुत अच्छी आएगी। बस आपको कुछ स्टडी मटेरियल पर गौर करना होगा। इन्हीं के साथ साथ में मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं, जैसे एमटीआर फॉर्मूले का आपका पालन करना होगा और कोई भी जो टॉपिक कठिन है उसको सरल कैसे बनाया जाए, इन सभी बातों को लेकर के मैं इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाला हूं। और इन्हीं के साथ साथ में अगर आप और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वादा करता हूं अब की बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आपकी कुछ रणनीति होनी चाहिए, आपकी स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कुछ अनुशासन होना चाहिए। इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से आप इस परीक्षा में अच्छे नंबरों के साथ में सिलेक्शन ले सकते हो। और आप बस इस वीडियो को पूर्ण मनोयोग के साथ में देखना और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। आगे बढ़ने से पूर्व पहले बीएसटीसी 2024 की शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। दोस्तों, इसकी शैक्षणिक योग्यता है उच्च माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार आपको टेबल के अनुसार दिखाई दे रही होगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, उच्च माध्यमिक का साथियों तात्पर्य है कि आपके 12th या तो आप अब की बार एग्जाम दे रहे हो या साथियों आप पास आउट हो गए हो। अब की बार एग्जाम दे रहे हो तो आप फॉर्म में क्या लगाओगे, अपेयरिंग लगाओगे। और पास आउट हो गए हो तो उसमें क्या है, परसेंटेज का कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। 12th पास होने के साथ साथ में परसेंटेज का कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। यदि आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो, सामान्य कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपकी 12th में 50% होनी चाहिए। 50% का तात्पर्य क्या हुआ, अगर आपके 12th में 49.9 परसेंटेज भी है तो भी आप डिसक्वालीफाई हो बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए। डिसक्वालीफाई का मतलब क्या है, आप अयोग्य हो, यानी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो ये तो हुई जनरल की बात। जनरल में कितनी चाहिए, 50% पूरी चाहिए। इसी के लिए एससी और एससी के लिए कितनी चाहिए, 45। बाकियों के लिए जो सभी है वो 45% चाहिए। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखना, आपकी आयु है वो 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम इसमें आयु का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं रखा गया है। न्यूनतम एज का क्राइटेरिया यही है कि आपकी जो कितनी भी आयु हो, बस आप 12th पास होनी चाहिए। अधिकतम आयु का साथियों क्राइटेरिया रखा गया है कि आप 28 वर्ष से अधिक नहीं हो सकते हो इसमें। अब यहां पर देखिएगा, जो मैक्सिमम आयु है 28 वर्ष, ये किनके लिए लागू है और किनके लिए लागू नहीं है। अगर मान लो आप तलाकशुदा महिला हो या कोई विधवा महिला हो तो ये 28 वर्ष का प्रावधान उनके लिए लागू नहीं है। भले ही वो 35 वर्ष की महिला हो, भले ही वो 40 वर्ष की महिला हो, उनके लिए साथियों मैक्सिमम आयु का लागू नहीं है। इन दो को कैटेगरी को छोड़ दूं, बाकी कोई भी व्यक्ति आ जाए, बाकी कोई भी अभ्यर्थी आ जाए, उनकी आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपको शैक्षणिक योग्यता समझ में आई होगी और आयु वाला क्राइटेरिया समझ में आया होगा।
अब देखिएगा, ये चर्चा होने के बाद में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण पार्ट आता है वीडियो का, वह क्या है। हमें किसी भी प्रकार से BSTC 2024 को क्रैक करना है और BSTC 2024 को क्रैक करने के लिए, फाइट करने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा और वो रास्ता हमें किधर ले जाएगा, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस रास्ते में क्या क्या पड़ाव आएंगे, हमें कौन कौन से टास्क पूरे करने हैं, कौन कौन से स्टडी मटेरियल लेना है, वो सब कुछ बताता है। तो वो हमारा साथियों पाठ्यक्रम होता है और आज हम इसी पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। फिर बाद में इस पाठ्यक्रम के संग हम अपनी रणनीति पर उतरने वाले हैं। हमारी रणनीति क्या क्या होने वाली है, कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं आपको। अगर आप उनका पालन करते हो तो अवश्य ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो आइए BSTC 2024 पर एक बार सिलेबस पर नजर मार लेते हैं और इस सिलेबस में कौन कौन से चरण है, कितने चरणों से हमें गुजरना पड़ेगा ताकि हम BSTC 2024 को क्रैक कर पाए और साथियों अच्छे नंबर के साथ में अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हमारा जो महत्वपूर्ण पार्ट है, सिलेबस पर एक बार नजर मार लेते हैं। देखिएगा, स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारी इस BSTC परीक्षा 2024 में 4 खंड आने वाले हैं, जो कि चारों खंड अपनी अपनी विषय के अनुसार बटे हुए हैं। पहला खंड यानी पहला पार्ट है वह साथियों हमारे मानसिक योग्यता का होने वाला है, अर्थात मेंटल एबिलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। पार्ट बी रहने वाला है वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का रहने वाला है, राजस्थान की सामान्य जानकारी, और 50 जिले और 10 नवीनतम संभागों के अनुसार प्रश्न आने वाले हैं। और जो राजस्थान की सामान्य जानकारी है वो पार्ट बी के अंतर्गत आएगा। और पार्ट से यानी साथियों जो तीसरा हमारा खंड रहने वाला है उसके अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे शिक्षण अभिक्षमता के नाम से जानते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथे वाले पार्ट के अंतर्गत टोटल कितनी सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें 2 विषयों के प्रश्न हल करने पड़ेंगे। और 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, सेकंड है संस्कृत, तीसरी है साथियों हिंदी। एक बार के लिए मैं साथियों दय खंड छोड़ देता हूं, इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले हम साथियों पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। फिर बाद में हम साथियों दय वाले पार्ट का भी पूरा लॉजिक समझाने वाला हूं। देखिएगा, इस पहले वाले पार्ट में मेंटल एबिलिटी से कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न है वह साथियों 3 नंबर का होने वाला है। तो 50 प्रश्न होंगे तो गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 150 अंक हो जाएंगे। यानी प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है? 50। और 50 को अगर 3 से गुणा करोगे तो साथियों अंक कितने रह जाएंगे? 150 रह जाएंगे। यानी मेंटल एबिलिटी है वह साथियों टोटल 150 अंक की पूछी जाएगी। राजस्थान जीके भी 150 अंक का पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी 150 अंक का पूछा जाएगा। और जो दय खंड है जिसका नाम है भाषाई योग्यता, और ये भाषाई योग्यता भी साथियों 150 अंक का पूछा जाएगा। और इस भाषाई योग्यता में से 3 सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें 2 सब्जेक्ट हल करने पड़ेंगे। इसको मैं लेकर के बाद में समझाऊंगा। यानी चारों खंड है हमारे साथियों 150 अंक के हो गए हैं। तो 150 को अगर 4 खंड से गुणा करोगे तो प्रत्येक खंड हमारे 150 अंक का होने वाला है। और साथियों प्रत्येक खंड अगर 150 अंक का होने वाला है तो 4 खंड है तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? साथियों हमारा पेपर है वो 600 अंक का हो जाएगा। और प्रश्न कितने होंगे? प्रश्न साथियों प्रत्येक खंड में 50 पूछे जाएंगे। तो खंड टोटल कितने हैं? 4 खंड है तो प्रश्न हो जाएंगे साथियों 200 तो प्रश्न हो जाएंगे। और हर एक प्रश्न 3 नंबर का है तो 200 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 600 नंबर का आपके परीक्षा के अंतर्गत मैटर पूछा जाएगा। अब आइए साथियों खंड दय पर, इस खंड दय वाले का पूरा लॉजिक समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया खंड दय के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिनमें से साथियों हमें 2 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। और ये जो अंग्रेजी वाले जो 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न हुए तो अंक कितने हुए? 60 हुए। जो 20 प्रश्न है वो सभी अभ्यर्थियों को साथियों सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। यानी जो अंग्रेजी वाले 20 प्रश्न है वह सभी के लिए क्या है साथियों? अनिवार्य है। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट बच गए, संस्कृत और हिंदी, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट के हमें प्रश्न हल करने पड़ेंगे। वो किस पर निर्भर करता है साथियों? अगर आप संस्कृत के प्रश्न हल करते हो तो कैसे हल करोगे, उसकी शर्त क्या है? अगर आप हिंदी के प्रश्न हल करोगे तो उसकी शर्त क्या है? देखिएगा, अगर हम संस्कृत ले तो कब ले सकते हैं और हिंदी ले तो साथियों हम कब ले सकते हैं? अब इस दय वाले पार्ट को पूरा समझने के लिए हमें आना पड़ेगा 12th वाले पर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि BSTC 2024 की परीक्षा के लिए हमें 12th पास आउट होना चाहिए और अलग अलग क्राइटेरिया जो दिया गया है परसेंटेज का उसके अनुसार होना चाहिए। ये जो 12th पास है हमारे राजस्थान में कोर्स के आधार पर 2 प्रकार से पास होती है। पहली जो पास होती है वह सामान्य शिक्षा विभाग से पास होती है और दूसरी जो पास होती है वह संस्कृत शिक्षा विभाग से हमारी 12th पास होती है। सामान्य शिक्षा विभाग में
में 12th को क्या कहते हैं, उच्च माध्यमिक के नाम से जाना जाता है। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में 12th को किस नाम से जाना जाता है, वरिष्ठ उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने 10th का नाम सुना होगा, सामान्य शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा कहते हैं, वहीं 12th को सामान्य शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। अब आइए संस्कृत शिक्षा विभाग में 10th को क्या कहते हैं, प्रवेशिका कहते हैं, वहीं 12th को संस्कृत शिक्षा विभाग में क्या कहते हैं, वरिष्ठ उपाध्याय कहते हैं। तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके 12th में वरिष्ठ उपाध्याय हैं तो आप संस्कृत के प्रश्न हल कर सकते हो, और संस्कृत की कट ऑफ हालांकि साथियों सामान्य शिक्षा विभाग से कम जाती है। तो पुनः समझाता हूं, यानी आपके 12th में वरिष्ठ उपाध्याय हैं तो आप संस्कृत ले सकते हो, वरना आपको क्या लेना पड़ेगा, हिंदी लेना पड़ेगा। अर्थात हिंदी या संस्कृत में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी ले ली तो संस्कृत को छोड़ना पड़ेगा, और संस्कृत ले ली तो आपको हिंदी को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जो 30 प्रश्न थे वो यहाँ से कट जाएंगे, और टोटल 20 तो ये हो जाएंगे। और मान लो जैसे आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी के 30 हो जाएंगे, टोटल मिलाकर के कितने प्रश्न हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और मान लो अगर आपने हिंदी छोड़ दी तो यहाँ से कौन सा उठाओगे, संस्कृत उठाओगे, और इधर से कौन से प्रश्न हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी अंग्रेजी तो अनिवार्य रहेगी, संस्कृत और हिंदी में से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। वो मैंने आपको साथियों इसका पीछे का लॉजिक बता दिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए बीएसटीसी 2024 में सिलेक्शन लेने की। मैं कह रहा हूं आपको सिलेक्शन ही नहीं लेना है, अच्छे नंबर हासिल करके मेरिट क्रमांक प्राप्त करके आपको अब की बार टॉप करना है। और मैंने पहले भी कहा था, टॉप करना कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आप टॉप कर सकते हो। सब कुछ संभव है अगर आपने सोच लिया और सोचे हुए के अनुरूप कार्य कर लिया। क्योंकि और एक पंक्ति चलती है ना कि इतिहास का रथ वही हाँकता है जो सोचता है और सोचे हुए के अनुरूप कार्य करता है। तो आपको पहले तो मेंटली रूप से सोचना है कि मुझे पढ़ना है, और उस सोचे हुए के अनुरूप आपको कार्य करना है। अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं है, अगर आपकी पढ़ने की आदत छूट गई है, तो आज 15 मिनट पढ़िए, कल 30 मिनट पढ़िएगा, परसों 45 मिनट पढ़िएगा, तरसों 1 घंटा पढ़िएगा। धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते चलिए। तो इतिहास का रथ वही हाँकता है जो सोचता है और सोचे हुए के अनुरूप। यानी आपने प्लानिंग तो कर ली, आपने वीडियो तो देख लोगे, लेकिन आप साथियों पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। वीडियो देखने से साथियों कोई सिलेक्शन नहीं होता। आप उसको कार्य को धरातल रूप से, धरातलीय रूप पर कितना प्रतिशत उतारे हो। अगर आप 100% उतारोगे उस काम को, तो मैं कहता हूं अब की बार आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व पहले इस पाठ्यक्रम पर एक बार डिटेल पर सरसरी नजर मार लेते हैं। पहला पार्ट मैंने बताया था मेंटल एबिलिटी, दूसरा पार्ट बताया था जीके ऑफ राजस्थान, तीसरा बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड, और चौथा बताया था भाषाई योग्यता यानी लैंग्वेज एबिलिटी। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, सेकंड आता है संस्कृत, तीसरा आता है हिंदी। इन दोनों में से हमारे कोई संस्कृत और हिंदी में से एक चूज करना पड़ेगा, और इंग्लिश है वह हमारे साथियों सभी के लिए क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। अब आइए, आपको बेसब्री से वेट था कि बीएसटीसी एग्जाम 2024 की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, और इस पूरी रणनीति को कवर करने के लिए साथियों मैंने आपके समक्ष 4 बिंदु रखे हैं, और इन चारों बिंदुओं को समझना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। फिर आपको नई दिशा व दशा का ज्ञान होगा। और आइए इन चारों बिंदुओं को डिटेल से समझते हैं। फिर बाद में आपको बताने वाला हूँ आपको टारगेट टेबल कैसे सेट करनी है। इसके बाद में मैं बेस्ट बुक भी बताने वाला हूँ, आपको सब इमेज दिखाने वाला हूँ। अगर आपका कोई भी छोटा सा प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दीजिए। इन 4 बिंदुओं में जो सबसे पहला बिंदु मैंने आपको बताया था सिलेबस या पाठ्यक्रम, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी पूरी डिटेल वाइज से चर्चा की है। सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम कर रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी, तो आपके पास में जो सिलेबस दिखाया है वह आपके पास में हार्ड कॉपी के रूप में होना चाहिए। आप प्रिंट निकलवा करके अपने पास रख लीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो गया और कौन कौन सा अधूरा है, यानी हम किस टॉपिक में साथियों कमजोर हैं और किस टॉपिक में थोड़े अच्छे हम प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। हर परीक्षा सिलेबस के बिना अधूरी है, ये बात गौर कर लीजिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सिलेबस है ना, जितने भी आपके चरण है, 4 चरण है और 5 सब्जेक्ट है, ये जो सिलेबस है आपका एग्जाम से 15 दिन पूर्व हो जाना चाहिए। 15 दिन पूर्व आप ऐसे कहो कि हाँ सर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब हमें कोई भी प्रश्न दे दीजिए, हम हल करने में एकदम सक्षम है। तीसरा और जो चौथा पॉइंट है वह हमारी सिलेक्शन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इन ऊपर वाले दो बिंदुओं को तो हर अभ्यर्थी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उनके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कई अभ्यर्थी कहते हैं कि मैंने कई बार परीक्षा दे ली, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस परीक्षा की तैयारी के दौरान आपने कमी छोड़ी है। और वो कमी क्या छोड़ी है? तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, एमटीआर का पालन अवश्य करना है। एमटीआर का तात्पर्य है मल्टीपल टाइम रिविजन जरूर होना चाहिए। और ये कितने तरीकों से होना चाहिए? 2 तरीकों से होना चाहिए। अभी मैं इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करूंगा। और चौथा पॉइंट है साथियों, ये सब काम करने के बाद में जो हमारा अंतिम तैयारी आती है, तैयारी को अंतिम चोट देने के लिए आती है, वह है हमारे साथियों सॉल्व्ड पेपर। यानी सॉल्व्ड पेपर का मतलब हुआ जो पहले आपकी बीएसटीसी एग्जाम में जो भी प्रश्न आ गए हैं उनका सॉल्यूशन कीजिए। यानी इसे कहते हैं पीवाईक्यू जरूर निकालिए। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आ गए हैं उनको जरूर निकालिए। आपको एग्जाम का पता लगेगा, रुझान का पता लगेगा कि पैटर्न कैसा है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात आपको लेवल का पता लगेगा। तो ये सॉल्व्ड पेपर निकालना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में जो आपके मॉडल पेपर है, मॉडल का मतलब आप अभ्यास कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, उनके आधारित पर आपके नए पैटर्न के अनुसार आप क्या निकालिए? मॉडल पेपर निकालिए। ये 4 बिंदु आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इन चारों बिंदुओं को ढंग से चर्चा कर लेते हैं। हमारी इस परीक्षा में कुल 5 विषय हैं और मैंने 5 विषयों को 2 भागों के अंतर्गत बांटा है। पहले भाग में लेता हूं मैं 3 सब्जेक्ट और दूसरे भाग में लेता हूं 2 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? रीजनिंग, हिंदी, और हिंदी की जगह आप संस्कृत भी ले सकते हो, जो अभ्यर्थी लेना चाहे। पहला है रीजनिंग, दूसरा है हिंदी, तीसरा है जीके ऑफ राजस्थान। और इधर जो बाकी के आपके सब्जेक्ट बच गए, इंग्लिश प्लस आपके कौन सा बच गया? टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता बच गया। 2 भागों में बांटने का लॉजिक क्या है साथियों? रीजनिंग, हिंदी और जीके में साथियों आपको ज़्यादा समय देना है किनके बजाय? इंग्लिश और साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड के बजाय। ये जो 2 सब्जेक्ट है वो आपके एग्जाम से 1 महीने पहले भी पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन रीजनिंग, हिंदी और जीके में आपको ज़्यादा समय लगेगा अगर आप नए शुरुआती बच्चे हैं तो साथियों इन 3 सब्जेक्ट को की मैं पहले रणनीति बता रहा हूँ, फिर बाद में साथियों जैसे जैसे इन 3 सब्जेक्ट की रणनीति बताऊँ वो की वही रणनीति साथियों आपके इंग्लिश वाले और टीचिंग एप्टीट्यूड में फॉलो करनी है। तो आइए साथियों इन 3 विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अब आइए इन 3 विषयों का अध्ययन कैसे करना है। कुछ कहते हैं कि हमें टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बार आप टाइम टेबल को छोड़िए, टाइम टेबल की जगह आप टारगेट टेबल का इस्तेमाल कीजिएगा। टारगेट टेबल क्या है, इस पर आऊँगा। टाइम टेबल का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप इसमें समय के चक्कर में बंध जाते हैं, और जब समय के चक्कर में बंध जाएंगे तो आपकी मजबूरी हो जाएगी वो काम मुझे उसी समय में पूरा करना होगा। और जब कोई कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है तो हम साथियों तनाव की ओर अग्रसर हो जाते हैं, यानी अवसाद में चले जाते हैं, अर्थात हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी में कहा गया है कि हमारा कोई निश्चित कार्य है जो तय किए गए समय में अगर पूरा नहीं हो पाता तो हम डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। और जब हमारा डिप्रेशन आता है, तनाव आते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है, और नेगेटिव ऊर्जा का संचार होगा तो हम साथियों उस काम से क्या करेंगे? परहेज करेंगे। इसलिए टाइम टेबल न बना करके एक बार आप टारगेट टेबल जरूर बनाना। अब आइए टारगेट टेबल क्या होता है देखिए। टारगेट टेबल का तात्पर्य है कि आपको हर दिन का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। हर दिन के टारगेट फिक्स करने का मतलब क्या हुआ? जब भी आप सुबह पढ़ने बैठो तो पढ़ने से पूर्व आपको टारगेट टेबल बनानी पड़ेगी कि मुझे आने वाले इस 24 घंटे में क्या क्या करना है। जैसे मान लो कि हमारे पास में अभी मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बताया, रीजनिंग, हिंदी और जीके। रीजनिंग में मान लो मुझे घड़ी वाला टॉपिक क्लियर करना है, और घड़ी वाले टॉपिक की कहीं से आप ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हो तो वहाँ पर 5 वीडियोज है, तो 5 वीडियोज में से मैं आज 2 क्लासेस तो ले लूँ। फिर बाद में हिंदी पर आइए, तो हिंदी में देखो 2 भागों में बांटा करो आप हिंदी को। हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिक्स है, जो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, जैसे विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची आएगा, अनेकार्थी आएगा, एकार्थी आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, मुहावरे आएगा, लोकोक्ति आएगा। ये सब ये परीक्षा में आने ही आने हैं। तो साथियों यहाँ से प्रश्न आते हैं, 10 से 15 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, तो 30 में से आप 15 प्रश्न को तो यूं ही क्लियर कर सकते हो। क्या ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक बोले हैं उनको साथियों आपको डेली याद करना है। आप लिख लीजिए कि मुझे 5 विलोम शब्द तो याद करने ही करने हैं, 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द याद करना ही करना है, लोकोक्ति, मुहावरे, इन सभी को साथियों घोट करके पी जाओ। ये फ्री के नंबर है हिंदी में।
और वहीं बात रही व्याकरण की, व्याकरण में जैसे मान लो कि मुझे आज संधि क्लियर करनी है, हालांकि एक दिन में तो संधि नहीं होती है, तो आप लिख लीजिए कि संधि का परिचय प्लस स्वर संधि का दीर्घ संधि जो भाग है मुझे क्लियर करनी है। फिर तीसरे वाले सब्जेक्ट पर आइए जीके में। जीके में जैसे आप शुरू कर सकते हो कला संस्कृति से, कला संस्कृति बहुत सरल है, इतिहास से भी शुरू कर सकते हो, ज्योग्राफी से भी शुरू कर सकते हो, और थोड़ी बहुत कुछ बची पॉलिटिकल प्लस अर्थव्यवस्था। ज्यादा जीके में सवाल कहां से आते हैं साथियों? 3 भाग से आते हैं, पहला ज्योग्राफी, दूसरा आर्ट एंड कल्चर, तीसरा हिस्ट्री से आते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 2 से लेकर के 3 पॉलिटिकल और 1-2 मान लो अर्थव्यवस्था का, और 3 से 4 लेकर के करंट अफेयर आते हैं। तो जीके वाले पार्ट की चिंता नहीं करनी है, हिंदी वाली की भी नहीं करनी है, रीजनिंग में नहीं करनी है। आपको मैं धीरे धीरे साथियों क्लासेज उपलब्ध करवाता जाऊंगा। आपका साथियों टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करने हैं। वो किन के अनुसार होना चाहिए? आपकी साथियों परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। अब परिस्थिति कहाँ से आई? यहाँ से देखिएगा, जैसे मान लो कि आज आपके घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो आप पहले ही टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे मेहमान आने से 2 घंटे पहले ही क्यों ना इन टॉपिक को मैं कवर कर दूं। फिर मेहमान आएंगे तो उनकी मेहमानबाजी करने लग जाऊंगा, फिर बाद में मेहमान जैसे चले जाएंगे फिर मैं पढ़ने लग जाऊंगा। आपकी परिस्थिति को सेट कीजिएगा। हर की परिस्थिति अलग अलग होती है। कोई लाइब्रेरी जाता है, कोई घर पर रहकर पढ़ता है, कोई घर पर रहकर भी पढ़ाई नहीं होती है, कईयों के काम होता है। तो आपकी जैसी परिस्थिति है, आपकी जैसी जलवायु सेट होती है, जैसा मौसम फिक्स है, उसके अनुसार पढ़िए। और मैं बात रही टारगेट बनाने की, तो टारगेट बनाने में आपको केवल और केवल 10 मिनट लगेंगे। मैं वादा करता हूं ये 10 मिनट आपको पूरे 24 घंटे को प्रभावी बनाएगी। ऐसे करते करते पूरे सिलेबस को क्या करना है, खत्म करना है। दूसरी बात ध्यान रखना, जो भी कठिन टॉपिक लगे, जैसे मान लो कि जीके में मुझे जलवायु वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अपवा तंत्र वाला समझ में नहीं आ रहा है, और कोई भी टॉपिक हो सकता है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए उस टॉपिक को एक साथ नहीं पढ़ना, उसे टुकड़ों में तोड़िए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़िए। कुछ भाग बना करके पढ़ोगे, हिस्सा कुछ तोड़ करके पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर कठिन टॉपिक को एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप साथियों समझ में नहीं आएगा, और वो टॉपिक हमें बोरिंग लगेगा। और हम क्या करते हैं, जो टॉपिक हमें बोरिंग लगता है उसको छोड़ देते हैं, और साथियों वहां से परीक्षा में आएगी। ऐसे करते करते हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ऐसे टारगेट्स फिक्स कीजिए कि मुझे आज ये करना है, और जब तक टारगेट आपका पूरा नहीं हो जाए, भले ही आधी रात क्यों ना हो जाए, हमें 11, 12, 1, 2 बजे तक क्यों ना सोना पड़ जाए, उस टारगेट को पूरा कीजिए। इतना जो हमने नए आंकड़े पढ़े हैं वो हमें 1 से लेकर के 2 दिन तक तो याद रहते हैं, लेकिन बाद में हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि हमने साथियों उसका रिवीजन नहीं किया। ऐसे करते 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 साथियों एक दिन हमारा सिलेबस पूरा होगा। तीसरी बात है साथियों, रिवीजन कैसे करने हैं। रिवीजन का मैंने तरीका बताऊंगा। MTR मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और साथियों रिवीजन उसी का होता है जो आपका टॉपिक कमजोर हो। उसका रिवीजन कभी नहीं होता जो आपको टॉपिक बार बार आता है। जैसे मान लो कि अब आपने राजस्थान की स्थिति विस्तार 10 बार पढ़ ली है और आपको कंफर्म रूप से याद हो गया है, तो आप 11वीं बार क्यों पढ़ोगे? अगर पढ़ोगे तो आपको बोरिंग लगेगा। तो रिवीजन उन्हीं का होता है जो आपके कमजोर पॉइंट है, उनका रिवीजन होता है, ना कि आपने सॉलिड टॉपिक कर लिए और उनको बार बार पढ़ करके कॉन्फिडेंस ले रहा हूं। नहीं, आपका जो कमजोर टॉपिक है, आप जिसमें कमजोर प्रेजेंट करते हो, उनको बार बार पढ़िए, उनको मजबूत बनाइए, उनमें कमांड हासिल कीजिए, तब आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए एक बार मैं बता देना चाहता हूं MTR कैसे करना है, फिर बाद में आपको बेस्ट बुक के लेकर के चर्चा करूंगा। फिर हमारे साथियों रणनीति को लेकर के मैंने आपको 100% दे दिया है। अब आपका काम है कि आप इस 100% में से कितना प्रतिशत उठाते हो, बस आप पूरा उठा लेना। और कोई भी वीडियो देखने से साथियों फिर कहूंगा सिलेक्शन नहीं होता है, आपको इस पर सोचना है और सोचते हुए के अनुरूप आपको कार्य करना है। ये इतने काम जरूर कर लेना, देख लीजिएगा। अब आइए MTR का पालन कैसे करना है। साथियों सिंपल सी बात है, MTR की फुल फॉर्म है मल्टीपल टाइम रिवीजन। अभी मैंने बताया रिवीजन उन टॉपिक का करना है जो आपके वीक टॉपिक रह गए हैं, उनका करना है। ये 2 तरीकों से कैसे करना है, जैसे मान लो कि आप लगातार पढ़ रहे हो। साथियों पढ़ाई में नियमितता बहुत जरूरी होनी चाहिए। जो आपने टारगेट फिक्स किया ना, वो रेगुलर होना चाहिए। मान लो कभी कभार संडे को ब्रेक हो जाए तो चलेगा, 6 दिन पढ़ाई 1 दिन ब्रेक हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वापस मंडे से कंटिन्यू कर दो। और ये कभी पढ़ाई का मुहूर्त नहीं होता है कि मैं सोमवार से चालू करूंगा, मैं 1 तारीख से चालू करूंगा, 15 तारीख से चालू करूंगा, 21 तारीख से चालू करूंगा, कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब भी आप पढ़ने बैठ जाओ वही सबसे शुभ मुहूर्त होता है। और कहते हैं ना कि जागे तभी सवेरा, तो आपको अभी से पढ़ने बैठ जाना
आना है। कोई आप ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, ये शांति काल चल रहा है और शांति काल में पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। तो एमटीआर का पालन कैसे करना है, जैसे मान लो कि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, मेहनत करोगे तो सिलेबस पूरा होगा ही, और उस सिलेबस का रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले क्या कीजिए, दोबारा बता रहा हूँ, वीक टॉपिक का ही आपको एमटीआर करना है। अगर आपके जो सॉलिड टॉपिक है अगर उनका करो तो ठीक बात है, लेकिन कमजोर टॉपिक है उनका तो बार बार रिवीजन करना है। कहते हैं ना कि अभ्यास का अभ्यास कर, चल उठ फिर प्रयास कर। तो आपको साथियों अभ्यास करना है। अभ्यास ही एक वो मात्र कुंजी है जो आपकी तैयारी में धार लाती है, चमक लाती है, ध्यान रखना। अब एमटीआर का पालन दो तरीकों से है। जैसे मान लो कि पूरा सिलेबस का एक तरीका तो यह है कि शुरू से लेकर के अंत तक जाना, जो जैसे मान लो हम शुरू के टॉपिक से लेकर के हमें लास्ट के टॉपिक तक चलना है। कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, उस सब्जेक्ट में मान लो हमारे 20 से लेकर के 25 टॉपिक है, हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और 25 टॉपिक तक जाएंगे, यानी कि हमें सीधे सीधे रास्ते चलना है। एक तो तरीका ये होता है जो सभी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, जैसे जैसे हम है ना रिविजन के अंतिम छोर तक पहुंचते जाते हैं, जैसे मान लो कि 25 टॉपिक है तो हमने साथियों 15 टॉपिक का रिविजन कर दिया। फिर 16वें 17वें 18वें टॉपिक में क्या होता है साथियों, हमें थोड़ा बोरिंग महसूस होने लगता है, तो हम साथियों पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एक तो तरीका क्या है कि शुरू से लेकर के आपको अंत तक चलना है। दूसरा तरीका क्या है, इसको रिवर्स में लेकर के चलना है। दूसरा तरीका यह है कि जो आपके 25वें टॉपिक से पहले की ओर चलना है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। दो तरीके हैं एमटीआर के। पहला है साथियों शुरू के टॉपिक से लेकर के अंत तक के टॉपिक का सारा रिवीजन कर दो, फिर बाद में एक राउंड और दीजिए। दूसरा राउंड कौन सा है, रिवर्स में जाइए, आप वापस बैक जाइए, मतलब आप अंतिम टॉपिक से शुरू के टॉपिक तक जाइए। अगर ऐसा करोगे तो साथियों दोनों ओर से हमारे क्या हो जाएंगे, सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। इससे हमें साथियों बोरिंग महसूस नहीं होगा। क्या होता है कि हम साथियों रिवीजन, मैंने भी बताया मल्टीपल टाइम करना है, तो क्या होता है साथियों शुरू के टॉपिक्स का तो हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन जो बीच के टॉपिक और लास्ट के टॉपिक बच गए ना, उनका हम मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं हो पाता है। इसलिए साथियों आपको दो राउंड करने, एक तो शुरू से अंत तक, एक करना है अंत से शुरू तक। ये दो राउंड जरूर कर लीजिएगा सिलेबस का, आपका आराम से साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। और तो ये हुई साथियों एमटीआर की बात। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपको एमटीआर के दो तरीके, मल्टीपल टाइम रिवीजन के दो तरीके अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, और इस रणनीति को साथियों जीवन में उतारने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब आइए साथियों मैं चलता हूँ बेस्ट बुक की ओर। स्लाइड के माध्यम से आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 को लेकर के दो बुक दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य, सेकंड आपको दिखाई दे रही है राय। दोनों साथियों 2024 की है और मेरी नज़र में साथियों दोनों ही बेस्ट बुक है। आपका साथियों कौन सी भाषा शैली आप कौन सी उपयोग में लेते हो, और आप साथियों जब भी मार्केट में खरीदने जाओ तो दोनों बुकों को इत्मीनान से देखना कौन सी आपको समझ में आती है और पीछे कौन से ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं। इसमें भी आपको नवीनतम अपडेट मिलेगा और इसमें भी साथियों आपको नवीनतम अपडेट मिलेगा। लक्ष्य की बुक खरीदोगे तो इसके साथ में साथियों सॉल्वर्ड पेपर भी मिलेंगे, और राय की बुक खरीदोगे तो साथियों इसके साथ में भी ये वाला सॉल्वर्ड पेपर आपको मिलेगा। मेरी नज़र में साथियों दोनों ही बुक बेस्ट है, और अभी तक के लिए लक्ष्य और राय साथियों दोनों मुझे अच्छी लगी है। तो आप जो आपको अच्छी लगे, जो भाषा आपको समझ में आए, जिसमें भाषा क्लिष्ट न होकर के सरल हो और जिनमें साथियों प्रश्नों की ज़्यादा संख्या अधिक हो, तो आप वो किताब लेकर के आना। बाकी अगर आपके पास में लक्ष्य वाली किताब है तो बेस्ट है, राय वाली है तो भी बेस्ट है। इन दोनों में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों किताब मत लेकर के आना, दोनों में से एक ही लेकर के आनी है, और उस एक किताब की साथियों बाल की खाल निकालनी है। और अब की बार साथियों पूरी किताब को पढ़ना है, ध्यान रखना, बीच में नहीं छोड़ना है। यानी पूरी किताब का पढ़ने का मतलब क्या हुआ, हमें सिलेबस पूरा करना है। पहली बात है, कईयों के तो ये होता है कि एग्जाम तक सिलेबस पूरा ही नहीं होता और बीच में साथियों रह जाते हैं। अब की बार साथियों प्रण लीजिए कि हमें सिलेबस पूरा करना है। जैसे ही सिलेबस पूरा करोगे, मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस एक नंबर का आएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा तो हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों बेस्ट बुक है, तो मैंने बुक्स को लेकर के बता दिए, और इसी के साथ हमारी रणनीति को लेकर के कंप्लीट चर्चा हो गई है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे जो पुराने मॉडल पेपर है वो साथियों मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का यही नाम है, जो चैनल का नाम है HR क्लासेज शेखावाटी, और आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना और हमारी क्लासेज को जरूर देखना।
बाकी बात रही साथियों क्लासेज की, तो क्लासेज हमारे चैनल पर जल्द उपलब्ध देखने को मिलेगी। और साथियों जब भी कोई इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर मुझे उचित लगेगा कि आपका जवाब देना है तो मैं ज़रूर दूंगा, इग्नोर नहीं करूंगा। तो आइए साथियों, BSTC एग्जाम 2024 की रणनीति मैंने आपके साथ में साझा की है। अंत में यही कहना चाहूँगा, आपकी परीक्षा की तैयारी के दौरान की रणनीति है जो आपके 4 चरणों से होकर के गुजरनी चाहिए, या आप इन्हीं 4 बातों को वीडियो का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष मान सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका सिलेबस आपके पास में होना चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में। दूसरा, मैंने आपको बताया एग्जाम से 15 दिन पूर्व आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए सही ढंग से। और तीसरा, मैंने आपको बताया मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना है। और ये 3 काम करने के बाद में जो हमारा चौथा काम सबसे अति महत्वपूर्ण बचता है, वो आपके PYQ निकालिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं सॉल्व्ड पेपर निकालिए। इन्हीं के साथ साथ में नए पैटर्न पर आधारित जो मॉडल पेपर आए हैं उन्हें भी आप निकाल लीजिए। ये 4 बिंदुओं का आपको पालन अवश्य करना है। यही वीडियो का कंक्लूजन था, इस रणनीति को अपने जीवन में उतारना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आगे आने वाली BSTC एग्जाम 2024 में आप अच्छी रैंक हासिल करोगे, अच्छे नंबर आएंगे और अच्छी नंबर के साथ में आपको अच्छी कॉलेज भी मिलने वाली है। BSTC एग्जाम 2024 को लेकर के आप इस वीडियो में से कितना मैटर उठाते हैं, कितना रणनीति को फॉलो करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना 110% पूरा दिया गया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को आगे भी शेयर करना। चलिएगा साथियों, मैं मिलूंगा एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।